देश में कोरोना वायरस के नए एक्सी वेरिएंट का पहला केस महाराष्ट्र में मिलने की खबर ने इस घातक वायरस को फिर से चर्चा में ला दिया है। हालांकि इस खबर के कुछ देर बाद खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस महिला में मिला कोरोना वेरिएंट एक्सी नहीं है। फिर इस मामले की पुष्टि के लिए एक और राउंड की जांच होगी, जिसकी रिपोर्ट अगले 2 दिनों में आने की संभावना है। जानते हैं क्या है कोरोना का एक्सी वेरिएंट, कितना खतरनाक है, दुनिया में कहां कहां इसके केसेस मिले और भारत को इससे कितना खतरा हो सकता है अगर ये वाकई रिपोर्ट सच साबित हो जाती है। डॉक्टर नरेंद्र सैनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप डीएमए की साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन हैं, वरिष्ठ डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। नमस्कार आपके सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से। जी डॉक्टर साहब, बीएमसी ने इस पूरे मामले को देखा है। 50 वर्षीय महिला है जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी है और ये महिला 10 फरवरी को साउथ अफ्रीका से देश लौटी थी। मुंबई पहुंचने पर जांच में कोरोना नेगेटिव पाई, हालांकि बाद में पॉजिटिव पाई गई। कैसे देखा जाए इस मामले को, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है कि इस महिला में जो वेरिएंट है वो एक्सी नहीं है। देखिए, पहली बात कि ये पॉजिटिव आई जी, इसका मतलब अभी भी जो लोग बाहर से आ रहे हैं कोरोना है, कोरोना गया नहीं है ये, जबकि लोगों के दिमागों में ये आ गया है कि अब कोरोना चला गया है। जिस तरीके से हम सड़कों पे लोगों को देखते हैं, जिस तरीके से आप भीड़ भाड़ देखते हैं, जिस तरीके से लोग रेस्टोरेंट में और जगहों जगहों पे जहां पर यदि हम ना भी जाएं तो काम चल सकता है, लेकिन अब जितनी हिसाब से भीड़ चल रही है उस हिसाब से देखते हुए लोगों को ये समझना होगा कि कोरोना अभी गया नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि एक्सी वेरिएंट की, पहली इनिशियल स्टेज में तो बीएमसी ने कहा कि ये वहां पर है, ये कोरोना उनको मिला उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग पे। दोबारा से जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जांच वो दोबारा से करेंगे ये पता लगाने के लिए कि ये क्या एक्सी वेरिएंट है कि नहीं है। जी, ये वेरिएंट क्या है ये हम आपको बता दें कि ओमाइक्रॉन जो अभी जिसकी हमने पिछली बारी देखा है, जिसकी वेव आई थी हमारे यहाँ पर, जिसमें काफी लोग थर्ड वेव में जितने काफी लोगों को ये वायरस हुआ भी था, जिनको पहले नहीं हुआ था उनको भी हो गया था। जी। तो ये देखा गया था कि ओमाइक्रॉन की जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, यानी कि एक से दूसरे को करने की क्षमता जो है, इस बुखार को करने की क्षमता वो काफी तेज थी। बाकी वेरिएंट में इतनी नहीं थी, लेकिन ओमाइक्रॉन में बहुत ज्यादा थी। अब ओमाइक्रॉन के उसके बाद हमने देखा कि 2 वेरिएंट आए, B1 B2। जो B2 वेरिएंट था वो देखा गया कि वो ज्यादा ट्रांसमिसिबल था, जो ओमाइक्रॉन था उससे भी ज्यादा था। यानी कि वेरिएंट का मतलब होता है कि जो थोड़ा बहुत चेंज आना, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए उस वायरस में, बहुत थोड़े से चेंजेस आए जो कि ओमाइक्रॉन से काफी कुछ मिलते जुलते थे, लेकिन कुछ ही चीजों में वो थोड़ा सा भिन्न था, इसलिए उसको हम वेरिएंट बोलते हैं। तो जो B2 वेरिएंट आया है वो थोड़ा और ज्यादा ट्रांसमिसिबल था ओमाइक्रॉन से, तो उसका लगा कि ये खतरा हो सकता है। लेकिन जब ये देखा गया कि ये एक्सी वेरिएंट जो है, ये वेरिएंट कैसे बनता है? ये बनता है जिसको किसी को सपोज किसी आदमी को जब हम वायरस अटैक करता है तो 2-3 वेरिएंट से भी कर सकता है। यदि किसी को B1 B2 वेरिएंट से अटैक करता है और उसका जो कॉम्बिनेशन बन जाए कभी किसी वायरस के अंदर, तो उससे बनता है एक्सी वेरिएंट। तो ये देखा गया कि जो एक्सी वेरिएंट है, ये पहला वेरिएंट जो आपने मेरे से पहले भी क्वेश्चन के पहले कहाँ मिला, ये ब्रिटेन में मिला। जी बिल्कुल, 19 जनवरी को सर ब्रिटेन में मिला था पहला केस। 19 जनवरी में ब्रिटेन में मिला, बिल्कुल सही। उसके 600 से 900 के बीच के हमें सैंपल्स मिल चुके हैं अभी तक। जी। लेकिन ये दूसरी सबसे वाली समझने वाली बात है कि ये उनसे भी 10 गुना ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। ट्रांसमिसिबल मतलब एक से दूसरे को करने की क्षमता। रेप्लिकेशन तो एक अंदर वायरस कर रहा है, लेकिन रेप्लिकेशन इन टर्म्स ऑफ पेशेंट कि कैसे एक से दूसरे के ऊपर जा सकता है, तो ये 10 गुना जल्दी एक से दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। मतलब ये कि यदि B1 वेरिएंट जो था एक पेशेंट को करता था, तो ये उसी समय में 10 लोगों को इकट्ठा कर सकता है, तो 10 गुना ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। तो ये एक चिंता का विषय है। लेकिन एक अच्छी बात है जो अभी तक पता लगी है कि इतना ज्यादा घातक नहीं है। जो भी अभी तक केसेस आए हैं, बहुत कम केसेस हैं अभी तक हमारे यहाँ। तो अभी ये पहला मिलेगा यदि ये हुआ तो। लेकिन इंग्लैंड में भी जो केसेस अभी तक मिले हैं वो ये पाया गया है कि इतना घातक नहीं है, मतलब लाइट है। नो डाउट जल्दी से जल्दी लोगों को इन्फेक्ट तो करेगा, लेकिन इतना घातक नहीं है। और उसके ऊपर अभी स्टडी चल रही है, क्योंकि ज्यादा केसेस नहीं है इसलिए हम ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते। और दूसरा यह है कि अब हम
वायरस के बारे में ज्यादा जानते हैं तो हम जो ट्रीटमेंट पार्ट भी जल्दी से शुरू कर देते हैं। तीसरा वैक्सीनेशन का पार्ट है जो हम हमेशा हमारे दिमागों में रहता है, तो उसके बारे में भी अभी रिसर्चेज चल रही हैं कि जो अभी एट प्रेजेंट वैक्सीनेशन है वो काम करेगा कि नहीं करेगा। सर, इसके लक्षण क्या हैं? जो एक्सी वेरिएंट है, क्या इसके कुछ अलग लक्षण हैं या जो पुराने लक्षण और वेरिएंट में देखे गए हैं नॉर्मली वो वही लक्षण इसके अंदर भी हैं, या इस पर भी अभी कुछ काम चल रहा है इसके सिम्टम्स पहचाने जाने में? देखिए, इसके ऊपर भी काम चल रहा है। जो अभी तक के आंकड़े हैं वो यही है कि ऑलमोस्ट सेम ही लक्षण है कि इसमें दर्द होगा, सांस लेने में तकलीफ, बाद में जब ज्यादा होगा तो सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन जुकाम, खांसी, यही सब चीजें होंगी। लेकिन यस, दर्द ज्यादा हो सकता है और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। लेकिन अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। इसके बारे में ये कहना कि इसके लक्षण बिल्कुल अलग हैं या वैसे ही हैं, अभी मैं नहीं कह सकते अभी हम। सर, आपने बताया कि ब्रिटेन में इसकी शुरुआत हुई थी, ब्रिटेन के बाद ये थाईलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, हांगकांग, बेल्जियम में भी इसके केसेस मिले हैं। इसमें सवाल ये है कि अभी जो केसेस है वो सस्पेक्टेड है और उम्मीद करते हैं कि हो ही ना, लेकिन अगर सर होता है तो क्या भारत के लिए भी कोई बड़ा खतरा है एक्सी वेरिएंट से? देखिए, ये सब कुछ डिपेंड करता है। देखिए, भारत के कोई भी वेरिएंट आ जाए जी, और यदि वो ट्रांसमिसेबल है, यानी कि जो खतरा तो है ही, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है जी, और उस जनसंख्या में हमारे पास विभिन्न तरह के लोग हैं। कुछ संपन्न हैं, कुछ उतने संपन्न नहीं है, और कुछ झोपड़ी झोपड़ियों में क्लस्टर्स में रहते हैं जी। देखिए, जितने रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं क्लस्टर्स में बहुत जल्दी फैलते हैं। अब हमारे यहाँ पे क्लस्टर्स बहुत हैं, झुग्गी झोपड़ियां बहुत हैं जी, और जो खुला वातावरण, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, क्लस्टर ज्यादा है, तो वहां पर वातावरण भी खुला नहीं है। तो ये सब कारण रहते हैं। तीसरा जो हमारे को हमेशा खतरा रहता है, वी आर कॉल्ड एज डायबिटिक वर्ल्ड। सबसे ज्यादा शुगर के मरीज हमारे यहाँ पर है। बिल्कुल। तो जितने भी रेस्पिरेटरी या कोई भी इन्फेक्टेड चीजें होती हैं, यदि कोमॉर्बिड कंडीशंस बोलते हैं, यानी कि ब्लड शुगर, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, ये सबको हम कैंसर वाले पेशेंट, इनको हम कोमॉर्बिड कंडीशंस बोलते हैं। तो ये वाले लोगों को ज्यादा खतरा होता है जी, तो इसके कारण हमारे को ज्यादा है। और तीसरा, हमारे पास जो है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ी है। जो हमारी पहले हमारी 50 साल होती थी, अब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। लेकिन हमारी पॉपुलेशन होने की वजह से हमारी जो 5% भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब बढ़ जाती है और 5% पॉपुलेशन बढ़ जाती है, वो किसी छोटी कंट्री की पूरी पॉपुलेशन बन जाती है, एक देश के बराबर। तो हमारे पास हेल्थ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बढ़िया नहीं है जी, तो इसलिए हमें प्रिकॉशंस तो लेनी होंगी। खतरा हमारे लिए हमेशा, कोई भी इन्फेक्शन डिजीज आएगी हमारे ऊपर खतरा तो है ही है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि वेरिएंट से सेफ रहने के तरीके क्या हैं। कोविड के केसेस क्योंकि अभी भी आ रहे हैं, ऐसे में जिस तरह से लोग कोविड प्रोटोकॉल को बिल्कुल भूल चुके हैं, भूलने की जरूरत नहीं है। अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए नियमों को अपनाएं तो ज्यादा फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, धन्यवाद बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए पंजाब केसरी ग्रुप को।